हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अपसेक एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूजीसी का रिजल्ट जारी हो गया है और ये बातें सब आप इससे भली बात परिचित हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि रिजल्ट जारी करने के बाद रिजल्ट के साथ साथ ही कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी लगा दिया है एनटीए ने, यानी कि बच्चों के समझ में नहीं आ रही है कुछ चीजें। तो मैंने आपसे कहा था कि हम सारे डाउट को यूट्यूब पे आके क्लियर कर देंगे, तो फिर मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ। तो आप लोग एक काम करना, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी बच्चों तक ये सेशन पहुंच सके जो जानना चाहते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। यानी कि जिनको भी इन प्रश्नों के बारे यानी कि इससे संबंधित कोई समस्या होगी तो उसका समाधान हो जाएगा। और आपको भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों का एक बार मैं पुनः स्वागत करते हुए आगे बढ़ता हूं। और देखिए, हम लोग किस किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, यानी कि आप आज क्या क्या समझने वाले हैं हमारे साथ, तो इस पे बात करिए। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, तो जानेंगे क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। अगर आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है, ये पहला वाला कॉलम अगर लिखा हुआ है, यानी कि क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, और दूसरा क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली, इसका मतलब क्या है। एक कॉलम और आपका लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन। तो ये दोनों यानी कि तीन कॉलम में रिजल्ट बना हुआ, तो इस पे बात करेंगे। अगर आपकी पीएचडी ओनली है तो पीएचडी ओनली की वैलिडिटी क्या होने वाली है, और ये 70% और 30% का नियम क्या है, ये हम लोग क्या करेंगे। या फिर अगर पीएचडी एडमिशन है तो हम पीएचडी में एडमिशन कैसे लेंगे, किन किन यूनिवर्सिटियों में ले सकते हैं, ये सारी बातें आज पता चलेगी आपको। नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है, किन किन सब्जेक्ट में हुआ है। कट ऑफ तो आप जानते हैं कट ऑफ क्या गया है, इसके बारे में यहाँ पे फिलहाल नहीं बात करेंगे। लेकिन ये डिफरेंट बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल, ये परसेंटेज और परसेंटाइल वाला मैटर बड़ा ज्यादा बच्चों को उलझा के रखा हुआ है। तो इसके बीच क्या अंतर है, यानी कि परसेंटेज क्या है और परसेंटाइल क्या है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा जो आता है वो ये है कि पहली कैटेगरी ये है कि उसमें आपको देता है कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दे दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि देखिए, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पहला, तो इसका मतलब यह है कि बच्चा जो भी छात्र है वो जेआरएफ क्वालिफाई कर गया है। ठीक है, जेआरएफ क्वालिफाई कर गया है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या मतलब है, क्यों ये दोनों एक साथ दिया जाता है, इसके बारे में समझिए। यहां जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो जेआरएफ के थ्रू अगर आप पीएचडी करते हैं, आप ये जानते हैं जेआरएफ के थ्रू भी पीएचडी होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब होता है नेट, केवल और केवल नेट। ठीक है, तो यहाँ पे नेट और जेआरएफ आप दोनों क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन अंतर क्या है, इसके तहत भी आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन अब अंतर यह है कि ये जो जेआरएफ की डिग्री होती है ये केवल और केवल 3 साल के लिए ही मान्य होती है। यानी कि अगर 3 वर्ष के अंदर, ये जैसे अभी जो है अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर 2024 से 3 साल और जोड़ लीजिए, तो उस 3 साल के अंदर अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो इसके थ्रू पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि जेआरएफ के थ्रू। और आपको लगभग 40 से 45 हजार या 42 हजार जो भी आपको रुपया मिलता है, यानी कि स्कॉलरशिप के रूप में, उसके आप भागीदार रहेंगे, वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 3 साल के अंदर आप पीएचडी नहीं कर पाते हैं तो क्या आपकी जेआरएफ की सर्टिफिकेट बर्बाद हो जाएगी? तो बर्बाद नहीं होगी, आपकी ये वाली सर्टिफिकेट बनी रहेगी। और ये कब होता है तो आप समझते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। तो ये आपकी हो गई पहली कैटेगरी, यानी कि जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है, जेआरएफ के साथ साथ नेट भी क्वालिफाई होगा, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी आप देखेंगे तो उसमें है असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर है और उसके बाद एंड पीएचडी दिया है, पीएचडी एडमिशन। ठीक है, पीएचडी एडमिशन, तो ये आपकी दूसरी कैटेगरी। इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब है नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब क्या है, नेट है इसका मतलब। ठीक है, तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी एडमिशन दिया है तो इसका मतलब आप नेट क्वालिफाई हैं,
सबसे ज्यादा बच्चों को यहाँ दिक्कत हो रही है समझने में। इसका मतलब यह है कि आप नेट क्वालिफाई हैं, और ये नेट की जो डिग्री होती है ये कब होती है, ये लाइफ टाइम के लिए होती है, आप इसको समझिए। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। अब मामला यहां पे जाके फंस रहा है, मामला यहां पे फंस रहा है कि पीएचडी एडमिशन क्या है। पीएचडी एडमिशन 1 साल के लिए यानी कि 1 वर्ष के लिए वैलिड है, यानी कि 1 वर्ष के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। इसके पहले जो नेट होता था वो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए होता था, ठीक है, और ये कैटेगरी होती ही नहीं थी, लेकिन अब ये कैटेगरी जुड़ गई है। तो अभी एनटीए इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर नहीं किया है, बहुत अच्छी तरीके से आप कहीं भी इसको समझ नहीं पाएंगे कि क्या है। जहां तक मुझे जितना समझ में आ रहा है उतना मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 वर्ष के अंदर कहीं पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, कहीं पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तो आप ये समझिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में नेट के थ्रू अगर एडमिशन लिया जाता है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे कुछ विशेष यूनिवर्सिटीज हैं जो नेट के थ्रू पीएचडी करने पर भी स्कॉलरशिप देती हैं, 10 से 12 हजार रुपए यहाँ भी आपको मिलता है। तो ये इसके आप भागीदार रहेंगे, और ये क्या है 1 वर्ष के अंदर आपको अगर लेना होगा तो। अगर आप 1 वर्ष के अंदर नहीं ले सकते हैं, ले पाएंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो क्या ये सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा? नहीं, ये सर्टिफिकेट रद्द नहीं होगा। ये सर्टिफिकेट क्या है, तो ये सर्टिफिकेट आपके लाइफ टाइम के लिए है, नेट का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये हो गई दूसरी कैटेगरी। बात कर ले तीसरी कैटेगरी में, तो तीसरी कैटेगरी है, तो तीसरी कैटेगरी में रिजल्ट जो आया है वो है पीएचडी ओनली, यानी कि एडमिशन फॉर पीएचडी ओनली। तो मैं यहाँ पे ओनली पीएचडी लिख दे रहा हूं, ओनली पीएचडी। अब यहां इसका क्या मतलब, ओनली पीएचडी का मतलब क्या है? क्या इसका कोई मतलब ही नहीं है? आप लोग देखेंगे कि बहुत ढेर सारे बच्चे इस क्षेत्र में या इस डिपार्टमेंट में क्वालिफाई हुए हैं, बहुत ढेर सारे। तो अभी मैंने बताया था सर फर्स्ट पेपर लेना है, बिल्कुल ले लीजिए शिवांगी सिंह राजपूत जी, फर्स्ट पेपर ले लीजिए, सेकंड पेपर ले लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। लेकिन अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूं इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये है क्या चीज। तो पीएचडी आपके लिए वैलिड है कितने, 1 वर्ष के लिए वैलिड है। अगर आप का रिजल्ट ये आया है तो इसका मतलब 1 साल तक ये मान्य रहेगा। इस 1 साल के अंदर अगर आप कहीं पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं ले पाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये एकदम कूड़े के भाव में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है 1 साल के अंदर आपको कहीं एडमिशन लेना होगा। लेकिन यहां भी एक डाउट है, क्या कि क्या 1 साल की एडमिशन लेने के बाद हमें डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी, या असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी आएगी तब हम उसमें भर सकते हैं? तो नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि इस पीएचडी के दौरान, जब 5 वर्ष की पीएचडी होती है, इसके दौरान आपको कभी ना कभी बीच में नेट जरूर निकालना होगा, ठीक है, नेट निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो ये समझिए कि ये क्या है, ये केवल और केवल पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप इसके थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन कैसे होगा पीएचडी में? तीनों कैटेगरी में लगभग सेम चीजें हैं। एडमिशन कैसे होगा तो देखिए, इसके पहले आप देखेंगे तो क्रेट का एग्जाम होता था, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी क्रेट का एग्जाम करवाती थी, और इस एग्जाम में 2 पेपर होते थे, लगभग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ये होता था, ठीक है। अभी इसमें कोई क्लियर नहीं किया गया कि क्या यूनिवर्सिटियां क्रेट का एग्जाम करवाना बंद कर देंगी या करवाती रहेंगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना आप जरूर समझ लीजिए कि अगर आप पीएचडी में ये इसको क्वालिफाई किए हैं, आपके नेट के रिजल्ट में ओनली पीएचडी एडमिशन लिखा है, तो इसका मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, अगर वो यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो। अगर अलाउ नहीं करती तो उसका विशेषाधिकार है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, और इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में 70% मार्क्स आपको यहां इस एग्जाम से मिलेगा, जिसका रिजल्ट कल आया है, और 30% मार्क्स जो है ये आपको मिलेगा कहां से, तो ये आपको वो यूनिवर्सिटी देगी आपको इंटरव्यू के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आप इसको भी समझ पाए होंगे कि जो इंटरव्यू होगा उससे 30% मार्क्स आपको मिलेगा और आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। दिसंबर के लिए तैयारी करनी है, बिल्कुल एकदम लग जाइए, समय बहुत कम है श्वेता जी, ठीक है, बहुत कम समय है। उस समय में आप अच्छे से तैयारी करिए। इसको समझ लीजिए कि ये है क्या चीज। तो ओनली पीएचडी का मतलब आप समझ गए होंगे, ये नेट नहीं है। इसके तहत अगर आप पीएचडी करते हैं
तब भी आपको नेट निकालना ही निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसकी वैलिडिटी क्या है, तो इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए। उम्मीद करता हूं ये आपके जो सवाल थे, यहां तक आपके सवाल का समाधान हो गया होगा कि वैलिडिटी क्या है और 70% का नियम क्या है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, जब किसी एक ही सब्जेक्ट में 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, और इस सब्जेक्ट में फर्स्ट शिफ्ट और, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जब 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ना कहीं ऊपर नीचे जरूर होता है। ठीक है, तो यहां नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसका एक शिफ्ट में एग्जाम है उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। अब देखिए, यहां 2 तरीके से एग्जाम हुए हैं। एक तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या कम है, उनका एग्जाम जो है केवल और केवल एक शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, एक शिफ्ट में हुआ, जिनकी संख्या कम है। जिनकी संख्या ज्यादा है उनका 2 शिफ्ट में हुआ। जिनकी संख्या ज्यादा है उनका जो रिजल्ट आया है वो किस में आया है, वो परसेंटाइल में आया है। आप समझ रहे होंगे, जिनका एक शिफ्ट में हुआ है उसका किस में आया, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में आया है। ये क्या है, परसेंटाइल क्या है, इसको आप समझिए। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है प्रत्येक 100 में आपका स्थान। ठीक है, अगर 100 बच्चों को ले लिया जाए तो उस 100 बच्चों में आपका क्या स्थान है। सर प्लीज बताएं, हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से? शिवांगी जी हिंदी मीडियम से, प्रॉपर हिंदी मीडियम से है। इंग्लिश शब्दावलियों को बता दिया जाता है, लेकिन प्रॉपर हिंदी मीडियम से है। ठीक है, रजनीश कुमार, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है भैया, तो आप संपूर्ण बैच में एडमिशन लीजिए। उसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, पीडीएफ में मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब से एकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, जिसको भी, शिवांगी जी कह रही मुझे परचेज करना है, अगर आपको परचेज करना है तो इस नंबर पे अभी क्लास खत्म होने के बाद बात कर लेना, 94 51 71 71 92। अभी ये नंबर मेरे पास है, तो अगर अभी आप बात करेंगे तो क्लास खत्म होने के बाद अगर अभी आप इस पे बात करेंगे तो मुझे से बात होगी, मैं आपको समझा दूंगा सारी चीजें। जिसको भी एडमिशन लेना है इसमें आप इससे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी परसेंटेज और परसेंटाइल पे बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज और परसेंटाइल पे बात करते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज समझिए, ये क्या है, ये 100 में आपका स्थान बताता है। यानी कि मान लीजिए बच्चों की संख्या कितनी थी, तो 11 लाख थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और अच्छा 10 लाख हो गया। तो ये 11 लाख टोटल संख्या थी, इसमें से 9 लाख छात्र जो हैं वो पार्टिसिपेट किए थे, है ना। तो यहां हमें टोटल संख्या दी जा रही 9 लाख। अब इसमें से मैं कुछ मानक बता रहा हूं। माना आपका सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, माना आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो इस 9 लाख में से हिस्ट्री वाले पेपर में कितने बच्चे होंगे जो अपेयर हुए होंगे, यानी कि जो बैठे होंगे एग्जाम देने। तो इस हिस्ट्री में मान लीजिए 5,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। मान लीजिए, मैंने माना कर दिया ना, तो मानक मान लेते हैं, मान लीजिए 5,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अब इस 5,000 बच्चों में से आपका जो स्थान आता है वो परसेंटेज बताता है। ठीक है, क्या बताता है, परसेंटेज बताता है, यानी कि किस किस स्थान पे आप हैं। तो ये नंबर आपका आएगा परसेंट में, यानी कि जब डायरेक्ट एक ही शिफ्ट में है और नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, मेरिट बनी है किस पे, परसेंट पे। अगर 2 शिफ्ट में हुआ है जहां पे नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत है, वहां मेरिट किस पे बनी है, परसेंटाइल पे। ये तो समझ में आता है। परसेंट क्या है, परसेंट क्या, मान लीजिए आप 70% पा गए, 80% पा गए, यानी कि प्रत्येक 100 में आपका 70 या 80 या 90 वाला स्थान है। ठीक है, यानी कि इस 5,000 को 100 में अगर बांट लो तो हर एक 100 में आपका उतना स्थान आना चाहिए। ये तो हो गया परसेंट। ठीक है, वहां ज्यादा आपको इशू नहीं होगा। इशू ज्यादा यहां हो रही कि परसेंटाइल क्या है। अब यही मान लीजिए कि माना आपके अपेयर हुए उस सब्जेक्ट में, यानी कि हिस्ट्री में कितने हैं, इसको समझना। हिस्ट्री में बच्चों की संख्या कितनी है, तो 5,000 है। 5,000 बच्चे हिस्ट्री में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको परसेंटाइल कैसे निकाल लेते हैं। ये आपकी मेरिट बताती है। परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल मेरिट बताती है, समझना इसको। 5,000 बच्चे टोटल हैं। अब इस 5,000 बच्चों में आपका जो पूर्णांक है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर पूर्णांक तो 300 है।
यानी कि 150 क्वेश्चन है, 150 प्रश्न है टोटल मिला के 100 और 50, और एक क्वेश्चन 2 का है, तो इसका मतलब 300 नंबर हो गया, 300 नंबर का पूर्णांक हो गया। ठीक है, इस 300 नंबर के पूर्णांक में मान लीजिए आपका नंबर जो आया है वो 160 आया है या 170 आया, जो भी आप मान सकते हैं। आपका नंबर कितना आया है? आपका नंबर आया 160। ठीक है, अब इस 5000 में 160 नंबर आपका आया है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 160 से कम होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 160 से ज्यादा होंगे। समझना इस बात को। मान लीजिए 3000 बच्चे ऐसे हैं जो इससे कम हैं और 2000 बच्चे ऐसे हैं जो इससे ज्यादा हैं। अब आपकी परसेंटाइल क्या होगी ये बताइए। परसेंटाइल क्या होगी? तो परसेंटाइल होती है जो कम निकलता है उसको 100 से गुणा करके और टोटल से भाग दे दो, आपकी परसेंटाइल निकल जाएगी। यानी यहाँ पे आप कर सकते 3000 गुणे 100 और बटे कितना हो जाएगा, तो जितने बैठे थे बच्चे उतने, यानी कि 5000। तो 5000 में आपकी परसेंटाइल कितनी हो जाएगी? आप इसको काट लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 36, यानी कि 60 परसेंटाइल हो गया। परसेंटाइल हो गया। अब देखिए थोड़ा सा और समझिएगा। अब यही संख्या मैं बढ़ा दे रहा हूं। मान लीजिए आपके नीचे जो 160 नंबर आप पाए हैं ना, 160 नंबर से नीचे अंक पाने वाले बच्चों की संख्या और हो गई। और होने का मतलब मान लीजिए 4000 हो गई, 4000 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा? इससे हमें कुछ लेना देना तो है नहीं, अभी 1000 हो गया। ठीक है, यानी कि अब आपकी संख्या 4000 बच्चों के ऊपर है। 5000 में से आपका जो स्थान है ना वो प्रथम 1000 में आ रहा है। अब आपका परसेंटाइल क्या होगा? जाहिर सी बात है आपका परसेंटाइल बढ़ेगा। अब देखिए कैसे बढ़ेगा, इसको उसी फार्मूले से निकाल लीजिए, आपका परसेंटाइल पता चल जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे आप करेंगे 4000 और गुणे 100 और उसके बटे में क्या करेंगे, 5000 करेंगे। अब यहां से आप निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 5 8 40, 80 परसेंटाइल निकल गया, 80 परसेंटाइल निकल गया। देखिए अब मान लीजिए, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि एक एक सब्जेक्ट में कितने बच्चों को जेआरएफ बनाया जाता है। आप खुद सोचिए एक सब्जेक्ट में कितने बच्चों को जेआरएफ बनाया जाता है, 250, 300, 400। ठीक है, अब इसमें से यानी कि 5000 बच्चे आपके सब्जेक्ट में बैठे हैं, इसमें से हमें 150 बच्चों को केवल जेआरएफ बनाना है। तो इसका मतलब यह है कि आपका स्थान उस 150 में आना चाहिए। यानी कि आपके नीचे कितने बच्चे होंगे, तो आप कहेंगे कि सर अब तो बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, नीचे अगर देखा जाए तो 4850 बच्चे आपके नीचे इसके पहुंचेंगे। तो आप यहां निकाल सकते हैं 4850। ठीक, 4850 करके गुणे 100 कर लीजिए और बटे 5000 कर लीजिए। यहां से आप निकाल लीजिए, आपका उत्तर जो है मिल जाएगा। 5 48, 5 9 45 और 45, उसके बाद 4 5 9 45, यानी कि 99 परसेंटाइल। यही आपका जो जेआरएफ का रिजल्ट जाता है ना, आप कहते हैं सर 99 परसेंटाइल पे हुआ, वो परसेंटेज नहीं होता। वो इसका मतलब यह है कि आपके नीचे उतने छात्र हैं, आपके नीचे छात्रों की संख्या ज्यादा है और जैसे जैसे आपका नंबर उठता जाएगा तो आपका परसेंटाइल बढ़ता जाएगा। आपने देखा जब आपका 160 नंबर था तो कुछ और हुआ, उससे ज्यादा जब आपने बढ़ाया तो परसेंटाइल बढ़ गया। तो उम्मीद करता हूं परसेंटाइल समझ में आ गया होगा। परसेंटाइल कैसे बनता है, परसेंटाइल से बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटाइल ये बताती है कि आपका स्थान कितना है। इसी को अभी ऐसे ले लिया जाए, मान लीजिए 100 बच्चे आपके क्लास में हैं, ठीक है, और इन 100 बच्चों में आपका जो स्थान, आपका जो नंबर आया है वो 60 नंबर आया है। 60 नंबर, 100 के पूर्णांक में 60 नंबर आया है, तो आपका परसेंटेज कितना होगा? तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए आप जो नंबर आपको मिला रहेगा उसको 100 से गुणा कर देंगे और जो पूर्णांक रहेगा उससे भाग दे देंगे। पूर्णांक है 100, 100 से भाग दे देंगे, आपका परसेंटेज आ गया 60%। ठीक है, मतलब आप 60% अंक पाए। लेकिन अब इसी में अगर देखा जाए परसेंटाइल कितनी है, परसेंटाइल कितनी है, तो आपका 60 है, यानी कि आपका जो अंक है 60। तो अब देखिए 1 से लेके 60 तक, 60वें स्थान पे आप हैं, तो आपके नीचे कितने बच्चे होंगे? आपके नीचे 60 बच्चे होंगे। 60 छात्र हैं जो आपके नीचे हैं और 40 छात्र ऐसे हैं जो आपके ऊपर हैं। ठीक है, आपके ऊपर अंक जो पाए हैं। तो अब आप अगर परसेंटाइल निकालेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले नीचे नीचे कितने बच्चे हैं? तो नीचे बच्चे हैं 60। उन 60 बच्चों को किससे गुणा करेंगे? 100 से। टोटल कितना था? तो टोटल यहाँ तो फिर वही आके अपना आपका बैठ जाएगा। ठीक है, परसेंटाइल और परसेंट यहाँ बराबर हो गया, चूंकि हमने 100 मानक ले लिया था, इसके स्थान पे कुछ और ले ले
तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और मानक ले लीजिए, 200, 400, 300 कुछ ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 300 नंबर है और इस 300 नंबर में आप जितना भी नंबर पाए हो उस 300 नंबर नहीं, 300 छात्र हैं, सॉरी नंबर नहीं करेंगे, 300 छात्र हैं और इन 300 छात्रों में आपका स्थान जो आया है वो मान लीजिए 200वें स्थान पे है। ठीक है, 200वां स्थान आपका है, तो 200वां स्थान आपका है तो आप परसेंटाइल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी कि 200 बच्चे आपके नीचे हैं तो 200 हो गया, गुणे 100 कर लेंगे और उसके बाद 300 से पूर्णांक 300 है उससे भाग दे देंगे, आपका परसेंटाइल निकल के चला आएगा। ठीक है, 3 छक 18, 2 20 और 3 छक 18, तो 6 दशमलव कुछ परसेंटाइल हो गया। इस तरीके परसेंट और परसेंटाइल निकलता है, इसमें कोई भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये मत समझ लेना कि 99 परसेंटाइल इसका मतलब 99% हमें अंक लाना, नहीं, वो एक अंक जैसे गिरता है ना तो परसेंटाइल बहुत ज्यादा घट बढ़ जाती है, क्योंकि एक अंक पर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और इस बार नेट और पीएचडी में हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत अगर किसी को तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट ले रहा हूं। अब यहां पे एक समस्या ये आई है, सर इस बार मेरिट इतना अधिक क्यों गई, मेरिट इतना ज्यादा क्यों गई, इस पे आपको डाउट हो रहा होगा, मेरिट ज्यादा क्यों है ना, मेरिट ज्यादा क्यों है, इस पे आप बहुत ज्यादा इस पे दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मेरिट इस बार हर एक सब्जेक्ट की ज्यादा गई है। लड्डू जी गुड इवनिंग। तो मेरिट सभी सब्जेक्ट की लगभग लगभग जितने सब्जेक्ट हैं सबकी मेरिट ज्यादा गई है। शिवांगी जी क्या मदद चाहती हैं, आपको नंबर दे दिया हूं, आप कॉल कर लीजिएगा, सारे समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब अगर बात किया जाए मेरिट ज्यादा क्यों गई, तो इसका रीजन ये है कि हमें 3 कैटेगरी में रिजल्ट दे दिया, 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी और 3 कैटेगरी। अब इन तीनों कैटेगरियों के बीच में उसे पर्याप्त अंतर लाना था और इस पर्याप्त अंतर लाने के लिए एक काम या तो ये करता, इसको बहुत डाउन कर देता। ठीक है, ये तो अपने आप में लगभग ठीक है, नेट का बहुत ज्यादा इशू नहीं है, या तो इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दे। ठीक है, तो ये काम करे तभी तो पर्याप्त अंतर आएगा, तो दोनों काम किया गया है, यानी कि इसको बहुत ज्यादा डाउन भी किया गया है और जेआरएफ की मेरिट को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। जेआरएफ हो गया, ये हो गया नेट और ये हो गया पीएचडी एडमिशन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेरिट इस बार ज्यादा क्यों गई, क्योंकि इन तीनों में पर्याप्त अंतर लाना था और बीच बीच में बच्चों को भरना भी था, तो ज्यादा संख्या पीएचडी में हो गया और इसकी मेरिट को डाउन कर दिया। अब समझ रहे होंगे, यानी कि अब ये हर साल होने वाला है, तो मेरिट अब कम नहीं जाएगी। सर जी हमारा रह गया है बट दिसंबर वाले की प्रिपरेशन और भी अच्छे करनी है। बिल्कुल यही जज्बा, यही जुनून होना चाहिए, बिल्कुल होगा। ठीक है, मैंने कई बच्चों को आपके सामने बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, कई लड़कियां हैं यहाँ तक आ नहीं सकती, नहीं तो मैं आपसे जरूर मिलवाता। हाँ, जो लड़के हैं जो आना चाहते हैं, जो आ सकते हैं, उनको मैं बुलाऊंगा और आपसे उनसे जरूर मिलवाऊंगा। ठीक है लड्डू जी, सब्जेक्ट कौन सा है, 140 नंबर अगर आपका आया तो बहुत कम है, सब्जेक्ट कौन सा है ये बता दीजिए, उसी हिसाब से हम बात करते हैं। तो अभी ये मान के चलिए, मेरा जो अनुमान है कि आपका अगर 52% का मतलब ये है 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन का अगर आधा करें यानी कि 50% करिए तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 75 क्वेश्चन, ये होगा ना 75 क्वेश्चन। मैं ये मान के चलता हूं 75 क्वेश्चन से 4-6 क्वेश्चन आप ज्यादा, 2-4 क्वेश्चन अगर आप ज्यादा कर लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, नेट होने की संभावना बढ़ जाती है। इनकी 50% एबव यानी कि 52% अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो नेट होना तय है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये मत समझिए बहुत ज्यादा मेरिट भागती है, कुछ लोग नेट क्वालिफाई नहीं है फिर भी पीएचडी के योग्य हैं, क्या वे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देख पाएंगे। भैया क्लास को ना, इसी वीडियो को आप थोड़ा सा ना शुरुआत से देख लेना, यहां से मैंने बताया है पहली कैटेगरी ये है कि जेआरएफ है, दूसरी कैटेगरी ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ यानी कि नेट और पीएचडी दोनों है, तब आप क्या कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी मैंने ये बताया था कि ओनली पीएचडी है तो क्या कर सकते हैं, ओनली पीएचडी है तो 1 साल के अंदर आप पीएचडी में इनरोल करा लीजिए कहीं ना कहीं, तब तो ठीक है, नहीं कराते हैं तो आप भुगतिए। अगर इनरोल करा लेते हैं तो उसमें 5 साल के अंदर आपको नेट निकालना ही निकालना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है, ये कुछ नहीं है, कूड़े के भाव में चला जाएगा, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं देख सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, नहीं देख पाएंगे जब तक आपका नेट नहीं होगा। कुमारी सोनी जी प्रणाम, क्या बात है बताइए, और किसी हिंदी है सर जी,
हिंदी में 140 नंबर बहुत कम है। आप मतलब अभी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 140 है, मैं ये उम्मीद करता हूं हिंदी में 170, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो तब की बात कर रहा हूं, जनरल और जाएगा, तो इतना नंबर आपको लेके आना पड़ेगा नेट अगर आपको निकालना हो तो। मिनिमम मान के चलिए, मैं हमेशा कहता हूं जनरल मान के तैयारी करा करिए, खुद को कभी ओबीसी एससी एसटी मान के तैयारी मत करना, फिर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है जिज्ञांसु, हाँ तो जिज्ञांसु तुम्हारा तो ठीक है, जो जेआरएफ है उनके लिए नहीं दिक्कत है। अब सबसे ज्यादा समस्या जो हो रही है वो हो रही है पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है सर, मेरा भी एप्लीकेशन में एडमिन करा 2 दिन हो गया, फिर जमा किए हुए वापस कर दो, मजदूरी करके 700 रुपये जमा कर पाया हूँ। ठीक है देव भास्कर लोढ़ी जी, भैया आप डिसाइड कर लो पैसा वापस लेना है कि एडमिशन लेना है, दोनों में आप डिसाइड कर लो, दोनों चीजें हो जाएगी। हमारा 4 बार हो गया, इस बार 97 परसेंटाइल है, तो 97 परसेंटाइल में तो आपका नेट हुआ होगा 4 बार से, क्योंकि जेआरएफ की परसेंटाइल मैंने अभी बताया 99 परसेंटाइल क्यों जाती है, उसका भी रीजन बताया। क्योंकि अगर आपके क्लास में जितने भी आपके सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट हों, जितने भी छात्र हों, उन छात्रों में आपको ऊपर टॉप का 200 के बीच में आना है। ठीक है, मान लीजिए 1000 छात्र हैं, हमें इस 1000 से नहीं मतलब, हमें ऊपर के 200 से या 250 के बीच में आना है, तभी हमारा जेआरएफ होगा। और जब इस 1000 में ऊपर से 250 निकालेंगे तो आपका परसेंटाइल हमेशा 99 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि आपके नीचे जाने वालों की संख्या कितनी है, तो आप घटा सकते हैं, 250 घटा लीजिए, 0 हो गया, 10 में से 5 गए 5, और ये बचा गया 9, 9 में से 2 गए 7, 750, और गुणे कितना करेंगे 100। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, टोटल कितने थे, 1000 थे, इसको आप निकाल लीजिए, आपकी परसेंटाइल निकल गई। मैंने अभी भी बताया परसेंटाइल निकालना, तो आप इससे अपनी परसेंटाइल निकाल सकते हैं, जो भी आपको मिले तो आप निकाल सकते हैं। ज्यादा हो गया क्या, 75 परसेंटाइल यहाँ तो आ रहा है। ठीक, अच्छा 250 है ना, हाँ 250 के ऊपर मैंने लिया तो 75 परसेंटाइल आ रहा है। ठीक, तो भास्कर भैया एक बार बता दीजिए आप क्या चाहते हैं, फीस वापस लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं। एक देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं, दृढ़ संकल्प करिए। अगर अर्जुन को यह दृढ़ संकल्प था कि मछली की आंख में निशाना लगाना है, तभी वो लगा पाता, अदरवाइज नहीं। तो आपको दृढ़ संकल्प होना, एक टारगेट बनाइए, फिर तो फतेह ही फतेह। 164 मार्क यस्सी, नेट नहीं हुआ सर मेरा, सब्जेक्ट कौन सा वीरेंद्र भाई, हो जाना चाहिए था 164 मार्क्स। अगर सब्जेक्ट कौन सा एक बार बताना जरा, हिंदी है क्या, यस्सी में 164 सर्टिफिकेट लगाया था आपने, देख लेना कैटेगरी कौन सा सब्जेक्ट है और कितना गया है मेरिट। सर प्लीज हेल्प, बेस्ट टीचर फॉर हिंदी सब्जेक्ट सेकंड पेपर, रजनीश कुमार भैया अगर आप देखें, और मुझे जहां तक जानकारी है, अगर डॉक्टर अशोक स्वामी सर पढ़ा रहे हों नेट के लिए तो बहुत अच्छे हैं, अगर आपको समझ में आता है तो, अदरवाइज टीचरों की कमी नहीं है। अब यहाँ पे खड़े होकर मैं किसी दूसरे टीचर का नाम लूंगा तो शायद मेरे ऊपर थोड़ा सा वो हो कि हाँ ऐसे, बाकी पर्सनल जब आप कॉल करते हैं ना तो फिर मैं पूरा बताता हूँ, जितने भी टीचर होंगे 2-4 टीचर का नाम बता दूंगा, आप वीडियो देख लीजिए और सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, कुमार सोनी जी नहीं सर जी, हिंदी में तो आसमान छू लिया मेरिट, हिंदी की मेरिट ज्यादा है, हिस्ट्री की मेरिट ज्यादा है, ज्योग्राफी की मेरिट ज्यादा है, होम साइंस की मेरिट ज्यादा है, तो कम किसकी है, मेरिट कम किसी की नहीं है। मैंने बताया ना कि मेरिट इस बार ज्यादा क्यों गई है, उसका भी रीजन है, क्योंकि उनको क्या करना था, उनको इन तीनों कैटेगरी में जेआरएफ नेट और पीएचडी में अंतर लाना था, तो अंतर लाने के लिए जेआरएफ की कैटेगरी को, जेआरएफ की मेरिट को बढ़ा दिए और पीएचडी की मेरिट को डाउन कर दिए। आप देखेंगे जो थोड़ा भी पढ़ने लिखने वाला लड़का है उसका पीएचडी हो गया, पीएचडी एडमिशन हो गया है। रजनीश जी अशोक स्वामी सर का ले लीजिए, सबसे बेस्ट टीचर है, कुमार सोनी कह रही हैं, आप देख लीजिए एक बार भैया जाके। ठीक है, थैंक्स सर। तो उम्मीद करता हूं आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, अभी कोई समस्या हो तो बताइए। अब जो लोग जेआरएफ निकाले हैं उनके लिए थोड़ी सी बात कर लिया जाए, भैया जिनका जेआरएफ है उनको तो कांग्रेचुलेशन, और जो जेआरएफ निकाले हैं, जो नेट निकाले हैं, उनके लिए बात किया जाता है। तो जो जेआरएफ है ठीक है, जो नेट है वो भी बढ़िया मस्त है, जो केवल पीएचडी है, केवल पीएचडी एडमिशन हुआ है, उनके लिए क्या होगा। देखिए जेआरएफ वालों, आपके पास 3 वर्ष का मौका है, 3 साल के अंदर आप कहीं से पीएचडी में इनरोल हो जाइए। ठीक है, कहीं से भी आप क्या करिए, पीएचडी में इनरोल हो जाइए, तब आपको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा।
ये नहीं है कि जेआरएफ की डिग्री खत्म हो जाएगी, क्या होगी, कुछ खत्म नहीं होगी, लेकिन स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, नेट बात किया जाए तो नेट में क्या है, नेट लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट होता है, लाइफ टाइम। लेकिन इस बार एक चीज जोड़ दिया है, नेट अकेले नहीं है, नेट प्लस पीएचडी है। ठीक है, तो पीएचडी जो है वो 1 वर्ष के लिए है, यानी अगर आप नेट निकाले हैं तो आपको पीएचडी में एडमिशन करने के लिए 1 साल का मौका मिल रहा है। इसमें पीएचडी नहीं, इसमें केवल जेआरएफ प्लस नेट दिया है। ठीक है, तो नेट क्या होगा, लाइफ टाइम हो गया, जेआरएफ हो गया 3 वर्ष। इसमें क्या है, नेट का सर्टिफिकेट आपको लाइफ टाइम के लिए रहेगा, सर्टिफिकेट आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर कहीं इनरोल हो जाइए, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, नहीं तो वो कोई कूड़े का भाव हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब दूसरा देखिए, पीएचडी क्या है, इसके लिए भी 1 वर्ष का मौका दिया गया, 1 वर्ष के अंदर आप कहीं पीएचडी में एनरोल हो जाइए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है, लेकिन आपको बाद में नेट निकालना ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाद में नेट निकालना पड़ेगा, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लिखा, ठीक है, तो आपको बाद में नेट निकालना होगा, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या हायर एजुकेशन की वैकेंसी देख सकते हैं, नहीं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। आप पीएचडी कर सकते हैं, 5 साल की पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं अगर आप नेट नहीं निकाले रहेंगे तो कहने का मतलब जो क्रेट होता है ना, क्रेट के माध्यम से वही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। एक बात आज भी याद है, अगर समझ नहीं आता तो शिक्षक बदल लीजिए, जिससे समझ आए सबसे सुपर डुपर मार्गदर्शक है गुरुदेव आप। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये बात आपको शुरू में ही कहा था कि अगर आपको समझ में ना आए तो आप समय दीजिए, थोड़ा सा किसी टीचर को थोड़ा सा समय दीजिए। हो सकता है वो टीचर आपके लेवल से थोड़ा ऊपर आपको उठाना चाहता हो और आप वहां तक ना पहुंच पा रहे हैं, तब भी समझ में चीजें कम आती हैं। लेकिन अगर आप 2 4 10 दिन 15 दिन समय दे दिए, या 2 महीना 4 महीना 6 महीना समय दे दिए, फिर भी वो टीचर आपको नहीं समझा पा रहा है, तो फिर टीचर से हमदर्दी मत करिए। अगर आप टीचर से हमदर्दी कर रहे हैं तो अपने साथ आप गलत चीजें कर रहे हैं। टीचर से हमदर्दी नहीं करनी है। शिक्षक तभी तक आपके लिए उपयोगी है जब तक आपके उद्देश्यों को पूरा करता है, अदरवाइज शिक्षक कुछ नहीं, वो रास्ता ही है। जैसे होता नहीं, शिक्षक को रोड ही कहा जाता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको पता चल गया ये रास्ता हमारी मंजिल तक नहीं जाएगी, तो क्या आप उस रास्ते पे चलते रहेंगे कि नहीं चलो आरसीसी बना है, थोड़ा 2 4 कदम और चल लेते हैं? ऐसा तो आप करेंगे नहीं। तो टीचर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, आपके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है तो टीचर को बदलने में तनिक भी संकोच नहीं करना है आपको। टीचर बदल लीजिए और निश्चित रूप से एक अच्छा मार्गदर्शक चुनिए। अच्छा मार्गदर्शक आपकी कम मेहनत को अधिक परिणाम में कैसे बदलता है, ये बात आप बखूबी जानते हैं। एडमिशन के लिए ही तो किए थे, मगर अभी तक नहीं हुआ तो वापस ही कर दो, धन्यवाद गुरुजी। अच्छा तो भास्कर जी, तो एडमिशन तो अभी हो जा रहा है, शाम तक अभी एडमिशन आज सबका होना था। आप डायरेक्ट बैच से परचेज कर लिए होते एप्लीकेशन से तो डायरेक्ट हो गया होता, क्योंकि जब डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से नहीं लेते हैं तो वो क्या है, हम लोगों को भेजना पड़ता एप्लीकेशन वालों के पास, फिर वो करवाते हैं, फिर वो कुछ खोलते हैं तो हम लोग यहाँ से करते हैं। आपके पास कॉल जाएगी अभी 10 5 मिनट में, आप रिसीव कर लेना, आपका हो जाएगा। ठीक है देव भास्कर भाई, अभी आपके पास कॉल जाएगी, आप कॉल रिसीव कर लेना, आपका एडमिशन हो जाएगा। आगे, मुझे भी बैच लेना है, कितने फीस है और कितने दिन की वैलिडिटी है? शिवांगी सी, मैंने आपको बताया ना कि आप जो है इस नंबर पे संपर्क करिए, 94 51 71 92। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जहां तक मुझे याद है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये बैच दिया जा रहा है। आगे, प्लूटो याद दिला दिए गुरुजी आप, और प्रत्यक्षवाद याद करा दिए। हाँ बिल्कुल, प्रत्यक्षवाद। सोनी जी कह रही जो नेट एंड एडमिशन तो पीएचडी है तो उनको बाद में नेट यही काम करेगा। जो नेट और पीएचडी एडमिशन है उनके लिए तो नेट है ही ना, उनको फिर क्या करना। जो नेट के साथ पीएचडी है उनके लिए नेट है, उनको बाद में एग्जाम दे ना दे, अगर जेआरएफ निकालना हो तो आप दे सकते हैं। जैसे समझिए, अगर आप इसके तहत पीएचडी कर रहे हैं, 5 साल की पीएचडी होती है, मान लीजिए 5 वर्ष की पीएचडी आप इसके साथ कर रहे हैं और आपका 1 साल या 2 साल हो गया, और उस 2 साल के बाद आपने फिर से एग्जाम दिया और आपका जेआरएफ हो गया, तो आपको तुरंत यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगी, यानी कि 40,000 आपको मिलना शुरू हो जाएगी। फिर उसके आगे जितनी भी पीएचडी बची रहेगी उसमें आपको 40,000 मिलने लगेगा, फिर उसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो आप समझिए। आगे, हमारे कॉलेज गांधी शताब्दी स्मारक पीजी कॉलेज
वैलसा आजमगढ़, 10 लोग नेट पे हैं। भाई देख लीजिए, अशोक स्वामी सर का तो भाई जलवा तो है ही, कहने की जरूरत नहीं है। इतना है। जानवी सिंह जी कह रही हैं, जानवी जी इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना रिजल्ट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है जी गुरुजी। देवभास्कर भाई अभी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन मुझे इसके बारे में सूचना नहीं थी, और अब मैं क्या कहूँ, सॉरी ही बोल सकता हूँ। निकिता सिंह सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फजलूर जानवी सभी को गुड इवनिंग है। और फिर ठीक है, हम लोग क्लास में मिलते हैं। अगर आप अभी तक, ठीक है, अभी अगर आप सोच रहे हैं कि हम तैयारी करें, तो एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि जो टोटल मार्क्स है 300 नंबर, यानी कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताऊं कि 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन दो भागों में बटा है। एक तो प्रथम प्रश्न पत्र है, और इस प्रथम प्रश्न में पत्र में 50 क्वेश्चन है, और एक है द्वितीय प्रश्न पत्र। हालांकि द्वितीय को प्रथम कर देता तो और बेहतर रहता, मेरा बार बार मन कहता है, लेकिन चलो जो भी है। इसमें क्या है, इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। अब आप देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन कितने हैं, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, यानी कि 50 गुणे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये आप कर देंगे 100 गुणे 2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 200। ठीक है, तो 200 प्लस 100 इन दोनों को मिला के आपका 300 नंबर का एग्जाम होता है। 300 नंबर का एग्जाम होता है। पहले क्या होता था, फर्स्ट पेपर में बच्चा कितना पाया है, 100 में से 60 पाया है कि 80 पाया है, ये देता था, लेकिन इस बार नहीं दिया है। इस बार ना तो फर्स्ट में अलग दिया, ना तो सेकंड में अलग दिया, टोटल दे दिया है कि इस 300 में बच्चा कितना पाया है, 160 पाया है, 190 पाया है कि 200 पाया, कितना पाया है, तो इस टोटल में से दिया। इसका मतलब ये है भाई कि ना तो कोई क्वालिफिकेशन रह गया, खत्म कहानी, आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं देना है। आपके लिए दोनों सब्जेक्ट, दोनों पेपर उतने ही वैल्यूएबल हैं, उतने ही महत्व के हैं, यानी कि चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, आप जिसमें भी चाहे स्कोर कर लीजिए। और स्कोर अगर करने की बात हो तो फर्स्ट पेपर अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें भी 10 यूनिट होते हैं। ठीक है, इसमें भी 10 यूनिट होते हैं। अगर एनटीए का सिलेबस देखा जाए, सॉरी नेट का सिलेबस देखा जाए यूजीसी का, तो आप देखेंगे दोनों में एनटीए कोई केवल एक एजेंसी है जो एग्जाम करवाती है, मेरे मुंह से एनटीए निकल गया था, सिलेबस तो अलग है। ठीक है, तो जो यूजीसी का सिलेबस है उसमें आप देखेंगे 10-10 यूनिट में दोनों बांटा गया। तो अगर आपको नेट या जेआरएफ निकालना हो तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक काम जरूर करना, आप अपने रूम में जहां भी कहीं पढ़ाई कर रहे हो, इस 10 यूनिट का सिलेबस जरूर निकाल लेना। ठीक है, इस 10 यूनिट का सिलेबस निकाल लेना, इसका भी और इसका भी। हो सके तो आप एक बार उसको हाथ से अच्छे से अपनी भाषा में लिख लेना, और उसके बाद दीवार पे चिपका देना, चाहे 5 पेज में आए, चाहे 6 पेज में आए, चाहे जितने आए, उसको दीवार पे चिपका देना, फिर पढ़ाई शुरू करना। और जो भी सिलेबस में से जो भी टॉपिक आप कंप्लीट किए, जरूरी नहीं एक सीक्वेंस से ही पढ़े, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए कि आपको क्रम पढ़ाया जाए, है ना। आप क्रम से नहीं, आप कहीं से भी पढ़ सकते, जो आसान हो, जो ज्यादा वैल्यूएबल हो उसको पहले पढ़िए, जो थोड़ा कठिन लग रहा हो उसको थोड़ा बाद में आप पढ़ सकते हैं। तो उस तरीके से जो भी आप सिलेबस से जो भी यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं उसको टिक लगा दीजिए, हाँ हमारा ये यूनिट थ्योरी कंप्लीट हो गया, अब केवल प्रैक्टिस करना है। और ये आप केवल और केवल 6 महीने करके देख लीजिए, अगर आपका जेआरएफ ना हो जाए तो मिलना। ठीक है, ये एक नुस्खा है, जैसे होता है ना दादी जी का नुस्खा, तो ऐसे आप समझ लीजिए मुकेश सर का नुस्खा है, आप एक बार आजमा के देख लीजिए। कठिन है, करना कठिन है। पहले तो आप यही नहीं कर पाएंगे कि 10 यूनिट का हमें सिलेबस कहाँ मिलेगा, यही आपको समस्या है। तो सिलेबस, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस नेट पे अवेलेबल हैं, आप जाके ले सकते हैं। दूसरा आपके पास समस्या, इसको कौन बैठ के लिखे, जाके प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, सबसे बढ़िया, ये आसान है। ठीक है, तो वहां भी आप थोड़ा सा मार खा जाते हैं, क्योंकि क्या है, पढ़ना 1 गुना, लिखना 4 गुना और चिंतन 100 गुना, आचार्य विनोबा भावे ने कहा था। तो मैं आपको बार बार कहता हूं, जब आप लिखते हैं तो चीजें और ज्यादा दिमाग में रहती हैं, यानी कि सिलेबस तो कम से कम आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपको याद रहेगा। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपको वो प्रश्न याद होना चाहिए। बात बहुत बड़ी है, समझ में आए तो आप कहना कि हाँ सर समझ में आ गया। किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको तभी पता होगा जब उसका प्रश्न आपको याद होगा। अगर प्रश्न नहीं याद है, आप उसका उत्तर कतई नहीं दे सकते, किसी भी कीमत पे नहीं दे सकते। तो यही बात है कि जब आपको सिलेबस याद होगा, तभी सिलेबस के अंदर क्या है वो आप पढ़ सकते हैं, तभी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भारत की राजधानी कहाँ है, तो जब आपको पता है कि राजधानी, पता है भारत की राजधानी, तभी आप उसका उत्तर दिल्ली दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। कोई भी आप क्वेश्चन पहले याद करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, बाकी जो प्रयोग वाली चीजें होती हैं उसकी बात अलग है। फ्री में मिल जाता, कुमार सोनी जी क्या कह रही हैं, फ्री में मिल जाता। हम तो नोट्स में पीछे लिखे थे पूरा 10 यूनिट हिंदी का, हिंदी का भी 10 यूनिट, फर्स्ट पेपर का भी 10 यूनिट, आराम से नोट्स में लिख लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए, कई जगह आप जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अश्विनी यादव जी, चलिए, नोट्स सर जी कहाँ मिलेगा? देखिए, नोट्स पुरानी नोट्स है, उसको मैं अभी मॉडिफाई कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, नोट्स आपको दे दी जाएंगी। लेकिन पिछली बैचेज में मैंने नोट्स फ्री में बांट दिया था, बहुत मेहनत लगा तैयार करने में, और उस फ्री में नोट्स बांटने की वैल्यू जो है, जिज्ञांसु से एक बार आप लोग पूछ लीजिए लोगों ने कितना मिसयूज किया। तो मैं एक निश्चित शुल्क लेके आपको, जो फोटोकॉपी का शुल्क लगेगा वही शुल्क लेके आपको कोरियर के माध्यम से नोट्स पहुंचाने का काम करूंगा। इस बार उस तरीके से नोट्स नहीं दूंगा, क्योंकि जो मेहनत लगती है ना, अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है तो बहुत खलता है। अगर कहीं से ऐसे कॉपी पेस्ट किए हों, चोरी किए हों, तब आप ले जाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेहनत लगा के सिलेक्टेड चीजें बनाई गई हैं कि कैसे 20 पेज पढ़ के आप पूरा 1 यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं और उससे बाहर भी कुछ ना आए, मतलब उससे बाहर कुछ ना जाए, और जितने एग्जाम है सब उसमें फंस जाए, एग्जाम से जितने संबंधित मटेरियल है उस 20 से 25 या 40 पेज में ही फंस जाए, तो अपने आप में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है शार्ट्स करने के लिए। और एक बात और है, उस शार्ट नोट्स को जो है आप तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब हमारी क्लास किए होंगे, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होगी, तब आपको लॉन्ग नोट्स लेना पड़ेगा, तब आप बुक की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको सेशन कैसा लगा आप जरूर एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। सर क्लास ज्वाइन करना है तो कैसे करें, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, अभी आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। अगर आप इस पे संपर्क नहीं कर सकते, मान लीजिए शर्माते हैं बात करने में, होता है कुछ लोगों की, हालांकि आपको शर्माना नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो शर्माना नहीं है, लेकिन फिर भी तो आप एक काम करना, अब से एक एकेडमी का एप्लीकेशन जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना अपना नाम डाल के, उसमें आपको बैच मिल जाएगा यूजीसी नेट का, और उस बैच में आप जाके परचेज कर लेना। ठीक है, जो है मैं अगर दिखाऊं, मेरे में मोबाइल ये स्विच ऑफ हो गई, तो उसमें आपको बैच मिल जाएगा। हालांकि और कोई किसी को समस्या हो तो आप बताइएगा। देखिए, ये अभिषेक एकेडमी का एप्लीकेशन ऐसे खुलेगा, आपको दिख रहा होगा। इसमें आप स्टोर पे जाएंगे, नीचे स्टोर दिखा है, तो स्टोर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सारे बैचेस, जितने बैच हैं हमारे, सब आपको मिल जाएंगे, और वहां से आप जाके बाई नाउ करके पैसा कटा के तुरंत रजिस्टर हो सकते हैं। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। नक्काशियों से सावधान रहिए, अगर कोई कहता है एडमिशन करवा देते हैं तो उनसे सावधान रहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। फिर मिलते हैं कल हम लोग अपनी अपनी क्लासेस में, और अब समय नहीं है कि समय को गवाया जाए, तो अपनी क्लास रेगुलर जैसे चलती थी उसी टाइम पे चलेगी। 3 टीचरों के माध्यम से 6 घंटे की रेगुलर क्लास केवल और केवल फर्स्ट पेपर की करवाई जा रही है। ये केवल और केवल आपके लिए है। इसमें से 1-2 क्लास को थोड़ा सा कम ज्यादा करने की जरूरत है, उसको हम लोग करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि प्रैक्टिस को 1 क्लास बढ़ा दी जाए, थ्योरी की 1 क्लास कम कर दी जाए, ताकि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकें, और आप अपने सब्जेक्ट पे, यानी कि जो आपका मूल सब्जेक्ट है जिसे सेकंड पेपर कहते हैं, उस पे आप अच्छा फोकस कर सकें। ठीक है, हाँ चलिए, तो कितना नंबर था इस सब के लिए, आप अपना रिजल्ट इस नंबर पे भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, उसका एक वीडियो बना दिया जाएगा, चैनल पे पड़ जाएगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, जिज्ञांसु का 218 नंबर। अरे जिज्ञांसु एकदम मतलब छाप के आई। और जिज्ञांसु ये भी बता देना, पिछले कितनी बार से बेचारी ट्राई कर रही है, हालत खराब हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, उसका नेट तक नहीं हुआ है। आप लोगों का तो पीएचडी एडमिशन हो गया ना, उस बेचारी का नेट भी नहीं हुआ। हालांकि मैं बेचारी नहीं कहूंगा, बहुत हिम्मती लड़की है। मतलब आप देखेंगे ना, एक ऐसे उंगली के बराबर है, फूंक दो तो उड़ जाए, इतनी दुबली पतली, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद इतने टेम्परेचर में मेरे पास फोन की, सर क्या करें, एग्जाम देने जाएं कि नहीं। हम कहा कि, मैंने कहा कि देखो जिंदगी है तो बहुत कुछ है, एग्जाम देने अगर ना जा पाओ तो मत जाओ। जो एग्जाम कैंसिल हुआ था जून में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर भी वो एग्जाम देने गई थी, हालांकि उतना सही नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी एग्जाम देने गई थी और पेपर बढ़िया हुआ था। तो थोड़ा जुनून होना चाहिए। उसने कभी नहीं कहा कि सर हमारा नेट हो जाएगा कि नहीं होगा, उसने हमेशा यही कहा कि सर हम जेआरएफ करके रहेंगे, हम जेआरएफ निकाल के रहेंगे। तो ये अलग अलग सोच है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग जुनून है। तो आप लोग बस
कायम रहिए अपने बातों पर। मेरा 158 है। 158 वालों, आप बहुत दूर नहीं है। बस आप 3 या 4 क्वेश्चन और कर लिए होते ना, तो आपका हो जाता। 4 दूनी 8 हो जाता, 8 दूनी 16, मतलब 166 नंबर हो जाता आपका। ठीक है, मैं जैसे समझ पा रहा हूँ, आपका ओबीसी कैटेगरी होगा, आपका आराम से हो जाता। 148 नंबर। लाल ममता जी, आप तो बहुत पुराने छात्र हैं, तो आपका तो अभी कम है, अभी आपको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। सर एजुकेशन की क्लास अभी नहीं होती है सोनू जी। अभी केवल फर्स्ट पेपर यहाँ नेट पढ़ाया जाता है, बाकी हिंदी मिल जाएगी, होम साइंस मिल जाएगी, तो अभी एजुकेशन नहीं होती है। मेरा फर्स्ट टाइम दी थी सर, मेरा 130 था। देखिए, जो लोग, मैं देखिए एक कड़वा सच है, इसको भी आपको जैसे होता ना कड़वा घूट पीना पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं सर मेरा 130 क्वेश्चन सही है, मैं ये 130 नंबर मेरा मिला है, ठीक है, तो मैं ये कहूं कि आप थोड़ा सा खुश हो जाइए। तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ मैं ज्यादती कर रहा हूं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि 120 नंबर से लेके 120 नंबर से लेके लगभग 140 नंबर के बीच में जो बच्चों की संख्या है वो कई लाख है, लाखों में है। इसके से कम अगर मुझे आप कह दीजिए तुक्का मारने के लिए ना, तुक्का समझते हैं, गेस करने के लिए, तो 300 क्वेश्चन में अगर मैं गेस करूंगा तब भी जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो संभावना होती है, उसमें आप समझेंगे 90 से लेके 120, 90 से लेके 120 अंक मुझे तब मिल जाएगा जब मैं केवल एक ऑप्शन पकड़ के मार दूंगा। ये मत समझना आप बहुत अच्छे कंडीशन में है। आपको इस 130 से भैया बढ़ा के 170 लाने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ये जो है ना 40 नंबर का गैप, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये ऐसे तुक्के में नहीं हो सकता, उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। हाँ, जो जिनका 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है उनको तो भाई लग बाई चांस भी हो सकता है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन हमारा हम ऑनलाइन में ऐसे क्लिक करते हैं और सेव नहीं कर पाते, फिर दिक्कत हो जाती है, तो उनका तो वहां भी दिक्कत है। कौन सा? अब हम जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हम भी जा ही रहे हैं। बस आप लोगों का डाउट मैं सोचा कि ले लिया जाए। सर मैं बहुत क्वेश्चन छोड़ दी थी, मेरा मेरे पास टाइम नहीं था। तो वो टाइम भी मैनेजमेंट आप ही को करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आप ही को करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग सिखाएंगे जब एग्जाम करीब आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसके लिए भी प्रैक्टिस सेशन लेंगे, लाइव सेशन लेंगे, ठीक है। हाँ, ये बात मैं भी बार बार कहता हूँ। मेरी बातों से शायद आप उतना ना वाकिफ हो या उतना ना सहमत हो, लेकिन जिज्ञासु कह रही एक शिक्षक को चुन लीजिए और उन्हीं से बार बार पढ़िए। 10 चैनलों पर पढ़ने से बेहतर है किसी एक अच्छे चैनल पे पढ़े और बढ़िया टीचर से पढ़े, ठीक है, वो आपको ज्यादा लाभ देगा। अलग अलग चैनलों से पढ़ेंगे, भटकते रहेंगे और उस भटकाव में आप अपना नुकसान कर जाएंगे। उनका, टीचरों का तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उनका नुकसान कर जाएंगे। ठीक है, मोहनसा जी कह रहे मैं नहीं जा रहे हैं, गुरु जी प्रणाम। पीएचडी एडमिशन करना है सर। लाल ममता जी, अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है बिल्कुल ले लीजिए। आपको मुझसे जो मदद चाहिए, आप आपका तो आपके पास मेरा नंबर भी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। हाँ, ये आपको पता करना पड़ेगा किस किस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जो है एग्जाम होने वाला है या पीएचडी के लिए इंटरव्यू होने वाला है। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो क्रेट का एग्जाम यूनिवर्सिटीज कराती थी वो बंद हो जाएगा कि नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज क्रेट का एग्जाम बंद कर दे, केवल इसी के थ्रू एडमिशन ले इंटरव्यू करा के। ये हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज दोनों काम करें, यानी कि क्रेट भी करवाएं और इसके तहत इंटरव्यू भी लें, और 70 और 30% का जो रेशियो है उसके आधार पे आपको नंबर दें। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। मोन्सा जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है और भगवान करें आप लोग बहुत जल्द, बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएं। ठीक है, जल्द मतलब ज्यादा बड़ी कामयाबी तो समय मांगती है हालांकि, तो पर्याप्त समय में आप कामयाब हो जाएं, ज्यादा समय भी ना लगे, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करिए और एक अच्छे अच्छे ढंग से मेहनत करिए, सब कुछ ठीक है। एक चैनल से 10 बार पढ़िए। हाँ लाल मंता जी, बिल्कुल यही बात किताब के साथ लागू होती है। आप 50 किताब मत लेना, एक किताब लीजिए, चाहे जो एक किताब ले लीजिए, आप उसी किताब को इतना पढ़ जाइए ना, इतना पढ़ जाइए कि एग्जाम में जब कभी वो क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो ना पता हो, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि इसका आंसर इस बुक में किस पेज नंबर पे मिलेगा, ये जरूर पता होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि बच्चों को बुक भी दे दी जाए तब भी आंसर नहीं ढूंढ पाते, ठीक ना। क्यों? क्योंकि वो एक एक बुक को एक बार पढ़ लिए, उसके बाद उपन्यास थोड़ी पढ़ रहे हैं मेरे भाई,
उपन्यास नहीं पढ़ रहे, आपको थ्योरी और तथ्य और सारी चीजें, आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ समझना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब एक एक बुक को आप घोल के पी जाएंगे। तो आज का सेशन लाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था कि कुछ जो डाउट्स हैं आपके, उन डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। बाकी आप अगर आगे एडमिशन लेना चाहते हैं या आप आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी जो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं फिर एक बार सॉरी कहूंगा कि आपके दोनों सब्जेक्ट की मैं मदद नहीं कर सकता, इतना मेरे में क्षमता नहीं है, लेकिन हाँ जितनी मैं आपकी मदद कर सकता हूं फर्स्ट पेपर में टोटल मेरा सहयोग आपके लिए रहेगा। और इस फर्स्ट पेपर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभिषेक एकेडमी में ये बैच स्टार्ट है। ठीक है, आपको एडमिशन कैसे लेना है सब कुछ बेहद सिंपल है, ये आप समझ लीजिए इसको। अब आप इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, दिसंबर 2024 के लिए न्यू बैच स्टार्ट है। इसके लिए नंबर भी दिया गया 9451717192। कहीं भी कोई डाउट हो आप तुरंत कॉल घुमा दीजिए, टोल फ्री है, एक भी रुपया नहीं लगने वाला। ठीक है, एक भी रुपया इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप फ्री करवा के बैठे हैं पहले से। डाउनलोड कर लीजिए अभिषेक एकेडमी को प्ले स्टोर पे जाके। डाउनलोड करने के बाद आप अभिषेक एकेडमी को जब लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से ऐसे पेज खुल जाएगा। इसमें खुलने के बाद क्या क्या खुलेगा ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, इसको देखिएगा, ये पहला पेज आपको ऐसे मिलेगा। इसमें आपको चीजें मिल जाए, अगर आप कोई बैच परचेज किए हैं तो वो बैच ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, कोई बैच परचेज किए हैं तो वो ऊपर मिल जाएगा, नहीं किए हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो बैच मिलेगा, इस बैच पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ये यूजीसी नेट का बैच है, यहाँ 1199 रुपए आपको फीस दिखाई जा रही है और ये थंबनेल लगा हुआ है, लिखा यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 दिसंबर 2024 संपूर्ण बैच, देख के लेना। इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तुरंत आएगा पे नाउ, और पे नाउ पे जैसे जाएंगे आप पेमेंट कर दीजिए, आप इसमें इनरोल हो जाएंगे। इसी के नीचे आपको भ्रमित करने के लिए एक दो बैच और मिल जाएगा। एक बैच है उड़ान बैच, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप इस बैच को लेते हैं तो ये बैच अपने आप इसमें मिल जाएगा, इसमें अलग से एडमिशन लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको मिलेगा रिकॉर्डेड बैच, जो कि केवल और केवल 400 रुपए में, 399 रुपए में। काफी बच्चों ने गलत फहमी में आके इसमें एडमिशन ले लिया, फिर बाद में उन्होंने अपना ट्रांसफर करवाया। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप इस बैच में एडमिशन तभी लीजिएगा जब आपको हमसे एलर्जी हो। हमसे एलर्जी का मतलब यह है कि आपको इसमें लाइव सेशन नहीं मिलेगा, 1 साल पुरानी जो क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी। अब आप समझ लीजिए आपके साथ कोई छल नहीं किया जा रहा है, सारी बातें आपको स्पष्ट बताई जा रही है। इसमें केवल और केवल रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, कोई डाउट सेशन नहीं मिलेगा, कोई लाइव क्लास नहीं मिलेगी। आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये बैच भी शामिल है, यानी कि वो रिकॉर्डेड क्लास तो आपको इसमें मिल ही जाएगी, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और लाइव क्लास, डेली लाइव क्लास मिलती रहेगी। ये लगभग 20 दिन हो गया होगा इसको स्टार्ट हुए, तो 20 क्लासेज हो चुकी हैं, एक एक सब्जेक्ट लगभग, मुझे जहां तक लगता है 35 क्लास के आसपास इसमें हो चुका है। तो आप देख लेना, वो क्लासेज आपको मिल जाएंगी। उसके आगे डेली लाइव क्लास इसमें आपको मिलेगी और प्रैक्टिस भी मिलेगा साथ में। और साथ में क्या है ये भी आप देखिए, साथ में पीडीएफ वगैरह भी है क्या, देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक चीज मैं आपके लिए और लेके आया हूँ, वो अपनी तरफ से लाया हूँ, देखता हूँ संस्था मुझे कहाँ तक अलाउ करती है और आप लोगों के लिए शायद लाभ ही मिलेगा इसमें। ये है कि डेली लाइव क्लास ये तो चलती ही चलती है, आप इसके बारे में जानते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके बारे में भी आप बखूबी जानते हैं। लेकिन ये है स्टडी प्लानर, यानी कि आपको कैसे पढ़ना है ये आपको प्लान करके मेरे द्वारा दिया जाएगा। अगर आपको कहीं कोई समस्या होती है, सर इस चीज को कैसे पढ़ें, वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, वहां पे बात कर सकते हैं। तो ये एक न्यू सेगमेंट आपके लिए जोड़ा गया है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। दूसरा एक सेगमेंट है कि ज्यादातर बच्चों का पीएचडी एडमिशन के लिए हो चुका, लेकिन उसका कोई मायने है नहीं, आपको नेट निकालना ही पड़ेगा। फिर भी अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई न कोई गाइडलाइन की जरूरत होगी कि सर हम पीएचडी कहां से करें, कब करें, किस यूनिवर्सिटी से निकली है, हम क्या करें, कैसे रिसर्च पेपर तैयार करें। सारी चीजें आपको यहाँ मेरे द्वारा गाइडलाइन दी जाएगी, मेरे द्वारा जानकारी दी जाएगी, वो भी आप समझ सकते हैं वहां पे। तो ये 2 सेगमेंट आपको नए जोड़े गए हैं, ये आपको उसी बैच में मिल जाएगा जिसकी फीस अभी मात्र इतना है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ एक समस्या और है, काफी बच्चों ने हमसे कहा कि सर ये बताइए, दिवाली आ रही ऑफर तो मिलेगा ही, है ना, दिवाली आ रही ऑफर मिलेगा, ठीक है मैं मानता हूं दिवाली आ रही ऑफर मिलेगा,
दिवाली आ रही, ऑफर मिलेगा, ये बैच घटा के मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मान लीजिए ये बैच 800 का कर दिया गया, है ना, ये बैच 800 का कर दिया गया। अंतर कितना आया ये देखिए, 8 2 10 2 12, यानी कि 400 का, मैक्सिमम 400 का अंतर आया। हो सकता है 800 ना करके 1000 ही किया जाए, आप इंतजार करते रह जाइए। और इस 400 के अंतर में आप 15 दिन पीछे चले गए, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो 15 दिन है ना, ये अगली साल जब दिसंबर का पेपर हो जाएगा, तब आप फिर वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि ये 15 दिन बहुत मायने रखता है। जो जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं ना, उनको पता है एक एक दिन और एक एक क्वेश्चन की कीमत वही जानता है जो थोड़े से रह गया। तो हो सकता है इस 15 दिन में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं, जो बच्चे हैं 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से JRF रुका, नेट रुका, हो सकता है इस 15 दिन में मिल जाए। ठीक है, तो आप उतना मत सोचिए, क्योंकि 300-400 रुपया आप देखेंगे, 400 रुपया तो आजकल मोबाइल का रिचार्ज आ रहा है, नहीं जाएंगे तो मोबाइल ही खोखा हो जाती, तो आप उतना मत सोचिए। अंशु बहन डट जाइए, फिर से होगा जरूर बहन, हार मत मानिए। बिल्कुल, हार तो बिल्कुल नहीं माना है। अंशु मिशन JRF अभी आपने दिया ही कितनी बार, एक बार देने से हार मान लेंगी? यहाँ बच्चे 4-4 6-6 बार निकाल के नेट बैठे हैं JRF की उम्मीद में कि अब हो जाए, अब हो जाए। ठीक है, तो इतना आसान भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि जो पढ़ता है उसका आराम से हो जाता है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप सोचे तुक्का मार के हो जाएगा, तो कतई नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आपको जो नंबर दिया गया है, बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी एडमिशन से संबंधित। हाँ, यहाँ सब्जेक्ट का भी एडमिशन आप ले सकते हैं। अगर आपका होम साइंस है, आपके हित मित्र किसी का है होम साइंस, तो उसको बता दीजिए। हिंदी है तो उसको बता दीजिए, इस नंबर पे संपर्क करके उसका भी एडमिशन आप करवा सकते हैं। ठीक है, और भी सब्जेक्ट चलेगा तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।